साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो रहा है। गुड मॉर्निंग। हैप्पी रिपब्लिक डे। होपफुली आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, है ना भाई? चलो, एकदम परफेक्ट है। हाँ जी, ठीक है, चलिए शुरू करें। हैप्पी रिपब्लिक डे। हाँ, जो आज दिल्ली में हुआ वो अच्छा नहीं है, और आपकी क्लास के बाद मैं उसके ऊपर इशू लेके आ रहा हूँ। जैसे ही ये क्लास खत्म होगी फिर हम यूपीएससी चैनल पर उसके बारे में इशू लेके आ रहे हैं, आप लोग को देख सकते हैं, है ना? तो उसके बारे में लेके आ रहे हैं, ठीक है? जो दिल्ली में हुआ है उसके अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम अपन वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ जी, अभी पढ़े। दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बहुत सही है। हाँ जी, उत्कर्ष कुमार, बिल्कुल शुभकामनाएं। हाँ जी, स्वराज, आपको बहुत सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। हाँ, गौतम कुमार, बिल्कुल आप बोलने वाले थे, मैं आपकी बात पहले ही समझ गया। हाँ, मैं आपकी बातें जो आप बोलने वाले थे वो मैं पहले ही समझ गया। मैं यूट्यूब पर, हाँ, यूट्यूब पर अपना जो चैनल है ना यूपीएससी, वहां पर मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए अभी जस्ट, जैसे ही, हाँ, जैसे ही वो खत्म होगा, तो अपनी क्लास के तुरंत बाद मैं वहां पे 7:30 बजे, क्योंकि अभी हमने ये डिसाइड किया है कि इवनिंग में 7:30 जो है, 7:15 ज्यादा थोड़ा जल्दबाजी हो जाती है, हो नहीं पाता है, तो 7:30 और एक लाइव इवेंट किया करेंगे, जिससे कि जो दिन भर में कुछ भी ट्रेंडिंग होगा उसके बारे में अपन डिस्कशन कर सकें कि क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या है, क्यों चर्चा में आया, ये सारी बातें हो जाएंगी, ठीक है बेटा? चलिए, तो फिलहाल पढ़े। 1 मिनट होल्ड करना, मैं अपना इंटरनेट स्विच कर रहा हूँ, थोड़ा सा हेड आपको दिक्कत आएगा, थोड़ी देर बफर आएगा, रुकिएगा, मैं इंटरनेट स्विच कर रहा हूँ। हाँ जी, चलिए सर, तो फिलहाल के लिए हम जुड़ चुके हैं। आइए, सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। और कल हम जहां थे वहां से आगे हम बढ़ना शुरू करते हैं। कल हम एक्सेलरेशन की बातें पढ़ रहे थे, और मैंने आपसे कहा था कि चिंता मत करिए कि मैं आपको स्पीड सिखा चुका था, वेलोसिटी सिखा चुका था, और मैंने आपसे कहा था कि मैं एक्सेलरेशन की आपको कैलकुलेशंस करवाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, होपफुली आपको याद होगा। आइए साथियों, चर्चा करते हैं। हाँ जी, तो क्या होता है साथियों एक्सेलरेशन, उसके बारे में हम बता देते हैं आप लोगों को, कैसे जानना होता है और कैसे आपको ये समझना होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। साथियों, मैंने आपसे कहा था कि चेंज इन वेलोसिटी इन ए चेंज इन टाइम, मतलब दो चीजें वेरिएबल होती हैं। पहली चीज तो त्वरण कहते हैं एक्सेलरेशन को, और हमने कहा वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, और दूसरा समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। ये परिभाषा है इसकी, किसकी? त्वरण की। अब त्वरण को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की परिभाषा क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और किसके अंदर चेंज? विद इन ए टाइम पीरियड, है ना? चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। अच्छा, यहां पर वेग को हमने दो भागों में कंसीडर किया। दो टर्म हम यूज कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम दो टर्म यूज कर रहे हैं। एक है प्रारंभिक वेग। क्या है? प्रारंभिक वेग। अच्छा, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है? अच्छा, और दूसरा है अंतिम वेग। अंतिम वेग, वेग है तो यूनिट तो मीटर अपॉन सेकेंड ही होगी। इसी प्रारंभिक वेग को हम इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और अंतिम वेग को हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? ठीक है। ऐसे ही समय के बारे में है, प्रारंभिक समय, प्रारंभिक समय, इसको हम कह सकते हैं टी इनिशियल, और दूसरा है अंतिम समय या फिर फाइनल समय, इसे हम बोलते हैं टी फाइनल। डन? ये दो चीजें होगी। ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कभी आपको चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम देखना होगा, तो आपके पास में जो अंतराल नापने का तरीका होगा वो क्या होगा? वेग में परिवर्तन। कौन से वेग में? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी कि फाइनल वेग और इनिशियल वेग। क्लियर? इसी प्रकार से दूसरी तरफ क्या होगा? टी फाइनल, यानी कि जो टाइम है वो फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी टाइम फाइनल क्या था और टाइम इनिशियल क्या था, इन दोनों का अंतर एक्सेलरेशन है। यही तो हमने बोला है, हमने एग्जैक्टली यही चीज तो बोली है। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब हमने केवल शब्दों को चीजों में पिरोया है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाय द वे, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है, ठीक है ना? अच्छा, मैं केवल आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अगर मुझे ये बताइए, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, आप उसका आंसर करिएगा। थैंक यू बेटा। मैं आपसे केवल ये पूछना चाह रहा हूं, मान लीजिएगा आपने वेलोसिटी देखी 10 मीटर पर सेकंड, सिंपल। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे किस बात से, मैं उसको बाद में लेके चलूंगा, पहले इस चीज को सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास 10 केले हैं ना, आपके पास क्या है? 10 केले हैं। हाँ बिल्कुल कृष्णकांत, अभी चल रहे हैं, सारी बातें समझ में आएंगी। आपके पास 10 केले हैं, उसमें से 5 केले खराब हो गए, या 5 केले आपने किसी को दे दिए। बताइए आपके पास कितने केले अर्थात बनाना बचे? तो आंसर क्या लिखा जाएगा? 5। अब मैं यहां पर ये पूछ रहा हूं, केले थे और यहां पर भी केले थे, मैंने इनमें से निकाल दिया, तो मैं 5 के बाद केले लिखूं या ना लिखूं? आप मुझे ये बताइए, यस और नो में। एक विद्यार्थी कह रहे हैं नो, तो भाई फिर 5 के पीछे क्या लिखूं मैं? कॉमन सेंस है ना ये तो, मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो साइंस है ही नहीं, ये तो बेसिक साइंस भी नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है ना।
एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूं कि ये यूनिट्स हैं, क्वांटिटी के साथ में यूनिट्स लगी हुई है, क्वांटिटी यूनिट के बिना यूजलेस हो जाएगी, लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो बेटा इसी बात को मैं यहां कह रहा हूं, अगर मान लीजिएगा आपके पास फाइनल वेलोसिटी, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर फाइनल वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकंड थी, कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी। बात समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, इसको ही हम डीवी अपॉन डी टी कहते हैं। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही जो लाइन बोल रहे हैं, कुछ साइंस के विद्यार्थी क्लास में है जो बोल रहे हैं। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड, क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, एग्जैक्टली आपसे बताइए, टी फाइनल, मान लीजिएगा टी फाइनल है, एक प्रकार से हम ये मानते हैं 5 सेकंड, 5 सेकंड जो है फाइनल सेकंड चल रही है, 5वीं सेकंड। टी इनिशियल जो है वो आपका 0 सेकंड था, यानी कि आपने जब शुरू किया था उस समय की बात की है, मतलब एकदम जहां से इनिशियल स्टेज पे जब कोई टाइम हुआ ही नहीं था। ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या हुआ इसका मतलब? अब इधर देखिए, इन दोनों में से मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड घटाया, कितना बचा? 5 मीटर पर सेकंड। बोलो इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, इधर से नीचे से क्या बचा? 5 सेकंड। बोलिए बात समझ में आई? अच्छा, अब बेटा ये दोनों को लिखें कैसे, मात्रक को कैसे लिखें? तो मीटर पर सेकंड और उसके नीचे सेकंड, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, 5 से 5 गया, मीटर पर सेकंड इंटू 1 अपॉन सेकंड इज इक्वल्स टू मीटर सेकंड स्क्वायर। मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो यूं बोल दूं, या इसको ही बेटा ऐसे भी बोला जाता है 1 मीटर सेकंड इनवर्स। इधर देखिए, ये -2 का मतलब क्या होता है बेटा? इसको इधर देखिए, अगर मैं 1 अपॉन m लिखता हूं तो आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली 1 मीटर पर सेकंड को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 मीटर सेकंड इनवर्स। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई? तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आंसर आपका क्या निकल के आया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर बोलते हैं इस शब्द को, जो ये शब्द है बटे वाला, इसको पर मतलब बटे, मीटर बटे सेकंड जो है इसको पर बोलते हैं, क्लियर है? तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज योर एक्सेलरेशन। कोई भी इसमें मतलब कुछ भी सवाल है ही नहीं, ये त्वरण की यूनिट प्राप्त हो गई। कोई बात नहीं, कईयों के ऊपर से निकल गई, 1% भी लोड मतलब जिनके ऊपर से भी निकल गई, ये कंफ्यूज होना ही नहीं, इसका कुछ है ही नहीं, है ना? इसमें से कुछ मतलब जिनके समझ में आ गया, मैं मानता हूं कि 99% के समझ में आ गया, लेकिन जिनके नहीं भी आया 1% लोड मत लेना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्यों नहीं है? आपको भी ये यूनिट याद करनी पड़ेगी, ध्यान से सुनिएगा, आपको भी ये यूनिट याद करनी पड़ेगी कि एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या मीटर सेकंड इनवर्स 2 है, और मुझको भी ये याद रखनी ही पड़ेगी। अगर मैं याद नहीं रखता तो मेरे को एग्जाम में मुसीबत होगी। तो हम दोनों ही एक ही स्टैंड पे हैं, एक ही पिच पर हैं, मुझे ये याद करना ही पड़ेगा। तो आप भी याद करिए, मैं भी इसे याद करता हूं। मतलब समझ गया? इसको ये मत समझिए नहीं नहीं सर ने तो डिराइव कर दिया। बेटा डेरिवेशन भी उन्हीं की मदद करता है जिन्हें फाइनली प्रोडक्ट पता होता है। हमने डिराइव तो कर दिया, ये समझ में आ गया, हमने डिराइव तो कर दिया, लेकिन ये काम उन्हीं के आता है जिन्होंने ऑलरेडी कुछ फाइनल याद कर रखा हो। डिराइव से वो क्रॉस चेक कर सकते हैं, है ना? तो जिन्होंने पता कर रखा है उनको ही, ठीक है, अच्छी बात है। अब एक सवाल और करते हैं, एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन और कर लेते हैं। कैसे किया हमने? अब हमारे पास कुछ यूनिट्स थी, हमने लिख ली। कैसे लिखी? हमने कहा भाई सुनो, v फाइनल जो है ना वो है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है? v इनिशियल अब तो हमको मालूम होना चाहिए बस 10 मीटर पर सेकंड, क्लियर है? ऐसे ही t फाइनल मान लीजिए 5 सेकंड, और t इनिशियल यानी शुरुआती 0 सेकंड, क्योंकि इनिशियल तो जहां से शुरू कर रहे हो आप वहीं से लेके चल रहे हो ना, ठीक है? अच्छा, सारी चीजें सामने हैं, क्या करें आइए देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हमने v फाइनल की वैल्यू लिखी 5 -10। अब मैं इसमें यूनिट्स को आपके लिए लिख नहीं रहा हूं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों बातें एक ही हैं। जो भी समझदार है वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है? ऐसे ही 5 t फाइनल 5 -0 सेकंड, क्या निकल के आया? मतलब ये निकल के आया मेरे प्यारे साथियों, यहां से -5 अपॉन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया? नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट इज रिटार्डेशन। नया टर्म मत सीखिए, लेकिन हाँ बोलिए इतनी बात समझ में आ गया? नेगेटिव में भी आ सकता है, बस इतना ही पढ़ना है, इसमें कोई रिसर्च नहीं करनी है आपको, हो गया काम आपका, इतना ही है। बिल्कुल, डी एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, लेकिन आप एक्सेलरेशन ही याद करिए, बस ये याद करिए कि हाँ ये नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? डन? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे, चलिए अब बढ़ते हैं इससे आगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जहां पर एंगल इन्वॉल्व हो जाए, आइए पढ़ते हैं क्या कहती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी। इधर रीड करते हैं। The angle subtended at the center of a circle by a body moving along the circumference of circle is called angular displacement of the body। क्यों कहा गया इसको? ये सवाल बहुत ही शानदार है, इसको समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे साथियों। यहां पर सवाल ये पूछा जा रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि साहब आपने जब शुरुआत की थी, हाँ भाई आमरीन शेख आपका पहला दिन है बेटा, मैं आपको बता दूं जो भी आज पहले दिन जुड़े हुए हैं, यस हो गया बेटा, सवाल करा दिए दोनों। आप अभी आए क्या? 2 सवाल करवा दिए हैं अभी,
आप देख लीजिए, थोड़ा सा 15 मिनट पहले का सेशन देख लीजिए। हाँ जी, अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ, मैं जो लोग नए आए हैं उन्हें थोड़ी सी जानकारी दे दूं। आप लोगों ने जो भी नए साथी जुड़े हैं मेरी क्लास में, आप क्लास खत्म होने के बाद में आपके जो भी डाउट्स हो उन्हें मुझे बता दीजिएगा। हमारी क्लास केवल 40 मिनट चलती है, ज्यादा नहीं पढ़ाते, हम तो ज्यादा पढ़ाया ही नहीं जाता है। 40 मिनट्स क्लास चलती है, उसके बाद में आपको जो भी डाउट्स होगा वो मुझसे पूछ लीजिएगा। बहुत सारी बार जो नए विद्यार्थी आते हैं वो एक दिमाग में चीज लेके आते हैं, सर मैथ की क्लास तो 1.5 घंटे भी चलती है, 2 घंटे भी चलती है। वो चल सकती है। जो जीके की क्लासेस हैं या फिर जिनमें थ्योरी की क्लास होती है वो 40 मिनट जो है उससे ज्यादा नहीं चल पाती हैं। वो नहीं चल पाने का कारण है हम नॉन स्टॉप 40 मिनट बोलते हैं, है ना। हम नॉन स्टॉप, हम कोई भी क्वेश्चन देकर के पॉज नहीं लेते कि चलिए ये आप करिए, अब हम चुप हो जाते हैं। 40 मिनट नॉन स्टॉप बोलना जो है ये अपने आप में बहुत भारी काम होता है ना। तो इसलिए आप लोग 40 मिनट सिंसियरली पढ़ा करें, उसके बाद 5-7 मिनट जो आपकी बात होगी वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। तो मेरे प्यारे साथियों, 40 मिनट के अंदर हमने आपको कहा, तो शुरुआत से जो बच्चे ज्वाइन किए हैं वो पढ़ने के बाद में हमसे कोई डाउट हो तो पूछ ले। अच्छा, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हम लोगों ने क्या किया साथियों कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इनिशियल पॉइंट है, और इनिशियल पॉइंट से हमने यात्रा प्रारंभ करी। दिक्कत हमसे क्या हो गई कि हमने शुरुआत में एक शब्द पढ़ लिया था, और वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। यहीं से सारी की सारे रायता डुल गया था। हमको डिस्टेंस तो शुरुआत में, जो लोग कल की क्लास में थे बहुत ही अच्छा है, जो नए जुड़े हैं एक बार कल वाली क्लास और देख लेना, शायद ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हम लोगों ने डिस्टेंस पढ़ी थी तो बहुत गा गा के एक बात कही थी कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है, एक पेरीफेरी में चक्कर लगा रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कुल डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। समझ में आ गया, कुल डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस तो जितना उसने सर्कुलर पाथ फॉलो किया है उतना है ना। ये चीजें हम लोग आप लोगों को डिस्कस कर चुके थे, क्लियर। अच्छा, तो अब पता है क्या होता है, अब बड़ी दिक्कत ये फैल गई कि भाई ऐसे तो कभी एंगल में अगर कोई व्यक्ति ये बता के भी चल रहा हो कि भाई मैं इतने डिग्री चला, तो इसका मतलब उसकी भी कोई वर्थ नहीं होगी क्या। रुकिए, जिनको बात अच्छे से समझनी है मैं उनको थोड़ा सा बचपन की याद दिलाता हूं। कैसे भाई, अब लोग हम लोग क्या करते हैं पढ़ते समय, हम लोग ये बता देते हैं ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट हैंड साइड पर ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट। ये हम लोग खूब अच्छे से जानते हैं, 4 दिशाएं हैं, बहुत अच्छे से हम जानते हैं। हाँ भाई, अमित दरगास इंग्लिश और मैथ का बैच ले ही आए बस, है ना, यही बचा है हमारे जीवन में, सही है। अब सुनो, हमने क्या कहा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमको 4 दिशाएं बहुत अच्छे से मालूम होती है। कोई ज्यादा जोर करेगा तो इधर नॉर्थ ईस्ट कह देंगे, इधर साउथ ईस्ट कह देंगे, इधर साउथ वेस्ट कह देंगे, और इधर नॉर्थ वेस्ट कह देंगे। लेकिन एक बात बताओ, फिर भी कुछ तो बचेगा सर। बोले जैसे सर इधर कोई आ गया तो क्या कहोगे, सर इधर आ गया तो क्या कहोगे, सर ये तो जगह नाम के बिना ही मर गई। मान लो कि आपके ऑब्जेक्ट ने यात्रा उन जगह पर कर दी जहां पर आप अभी तक कोई नाम ही नहीं दिए, तो लिखोगे कैसे। मतलब समझ रहे हैं आप मेरी बात। आपने एक बहुत सिंपल सी बात पूछ ली मुझसे कि सर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इतना किलोमीटर पूर्व चला, बात समझ में आ गई। सर इतना किलोमीटर पश्चिम चला, समझ में आ गई। इतना नॉर्थ ईस्ट चला, इतना साउथ ईस्ट चला, सब समझ में आ गया सर। लेकिन सर सुनो ना, वो साउथ ईस्ट से 100 ग्राम दाएं बाएं चल दिया, फिर क्या कहोगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है। सर वो जो नॉर्थ ईस्ट है ना, उससे मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो क्या कहोगे। मैंने कहा हाँ यार, ये तो बात सोची नहीं हमने। तो सर क्या मतलब आपकी डिक्शनरी में सीधा उसे दिशाहीन कह दिया जाएगा कि वो दिशाहीन है। हमारे यहाँ है ना ये 100 ग्राम थ्योरी चलती है कि भाई यार 100 ग्राम सरक जाओ ना यार, है ना। जब मतलब किसी के साथ थोड़ा फनी टॉक करना होता है तो ये थ्योरी बहुत प्रचलित है, भैया थोड़ा 100 ग्राम सरको ना यार। तो यहाँ पे फिर क्या है, बोले सर ये जो चीज आपने देखी, ये नॉर्थ ईस्ट जो है, बोले सर एक बात बताएं कि अगर कोई इधर की तरफ निकल गया, मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट से ये वाला जो है इस जगह तक कोई व्यक्ति मूव कर गया, सर इसे आंसर क्या देंगे आप। इसे आंसर क्या देंगे। क्या आप तुरंत कह देंगे ना 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 ना, ये तो भैया स्केलर हो गया है, ये तो अदिश हो गया है, क्योंकि ये ब्रह्मांड की उस दिशा में निकल गया है जिसका नाम हमारे पास है ही नहीं। बोले तुरंत इसको स्केलर कह देंगे क्या। मतलब आपको पता है जितने नाम उन पर निकला तो सदिश, और जिसका नाम आपको नहीं पता है वो अदिश। वाह गुरुजी, मतलब ये तो साइंस वालों ने गजब बेइज्जती कर दी इसकी। मैंने कहा हाँ यार, ये तो बात आप सही कह रहे हो। अच्छा, ये बेइज्जती जो है ये होती भी तब है जब कोई सर्कल में ऐसी कंडीशंस आ जाएं, सर्कुलर पाथ पर ऐसी कंडीशंस आ जाएं। तो मैंने कहा यार अब आप ही बता दो क्या करें। हाँ, अब विपिन कह रहे हैं कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में बोल दें, लेकिन फिर वो बीच भी तो बहुत बड़ा है, और जो व्यक्ति साइंस का होता है वो तो इस बीच के भी बहुत सारे अर्थ निकाल लेगा, है ना, कि भाई कितना डिग्री, फिर डिग्री का भी फ्रैक्शन, हर चीज निकाल सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आवश्यकता आ पड़ी थी किस बात की, कि भैया अब एक प्रॉपर सर्कल डिजाइन किया जाए, यानी कि एक ऐसा सर्कल डिजाइन किया जाए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बताइए। अब जब सर्कल हमने डिजाइन कर लिया तो फिर हमारी समस्याएं सारी खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई, सर्कल डिजाइन हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पॉइंट से कितना डिग्री मूव किए, ये तो बचपन में हम पढ़ा करते थे, कुछ याद है, प्रकार और पाना लेकर के है, वो बनाते थे ना, पर कितने डिग्री, 45 डिग्री कंपास लिए और बना दिए खट से, लो जी। इसका मतलब डिग्री वाला मूवमेंट होता है। लेकिन साइंस वाले बेचारे फंस यहां गए, कहां फंस गए, अब मैं आपको बताऊं साइंस वाले कहां फंस गए। हाँ जी, साइंस वाले पता है कहां फंस गए। बोले यार अभी तो हमने लोगों को एक कंसेप्ट सिखाया था, बोले कौन सा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करें, अभी तो हमने बच्चों को बताया था कि बेटा सर्कल में अगर चक्कर काट रहे हो तो डिस्टेंस तो करोगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं करोगे। ज्योति बेटा थैंक यू, है डिस्टेंस तो करोगे
डिस्प्लेसमेंट नहीं करोगे। ये बेचारे साइंस वालों की बताई हुई परिभाषा थी, साइंस वाले ही फंस गए, यार तो गजब हो गया। तो ऐसी स्थिति में जनाब इस थीटा को इज्जत दी जाने लगी कि नहीं नहीं फिर एक काम करो, चलो अपन एक काम करते हैं, ये जो एंगल है ना, अगर कोई हमें एंगल के हिसाब से चीजें बता दे, थीटा के हिसाब से चीजें बता दे, तो फिर हम उसे भी कंसीडर कर लेंगे। यदि कोई हमें थीटा के हिसाब से आंसर दे दे तो हम उसे भी कंसीडर कर लेंगे। ये बात बोल करके साइंस वालों ने फिर निजात पाया। बोले देखो बिना थीटा बताए अगर दोगे तो भाई हम उसका आंसर नहीं मानेंगे। बोले अच्छा ये है मुद्दा, हमने कहा बिल्कुल यही है। तो ये है मेरे प्यारे साथियों आपके सामने सारी बातें, और यहीं से शब्द निकाला गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, जिसकी यूनिट निकाली गई रेडियन। ये क्या है अब देखिए यहां पर आपके सामने सारी बातें, ठीक है ना, बात समझ में आ गई सभी साथियों को? हाँ जी, इसकी यूनिट क्या है, रेडियन होती है। तो आप पढ़ते हैं अभी देखिए, द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, वृत्त की परिधि के साथ गतिमान, मैंने हिंदी में सिखा देता हूं कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। वृत्त की परिधि, ये तो पूरा वृत्त है, वृत्त की परिधि के साथ गतिमान किसी पिंड के वृत्त के केंद्र में उपकोण को वस्तु के कोणीय विस्थापन कहा जाता है। मतलब ये जो थीटा है ना, यही कोणीय विस्थापन है। इतना थीटा मूव किया गुरुजी तभी आपको गोल्ड मिला। अरे भैया नहीं, हम टीचर रह जाए भाई, बहुत है पढ़ाई में ठीक थे, कभी ठीक थे, सही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझना, कितना चले आप, वो थीटा में नाप दिए, अब आप मीटर पर सेकंड, फीट सेकंड सब हटा दिए, अब थीटा में नाप दिया। आप इसको क्या कह रहे हैं, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस बोले तो वृत्त की परिधि ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, बात समझ में सभी को आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉइंट बी था, आप ए तक चले और थीटा डिस्टेंस ट्रेवल किए, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। वृत्त के केस में इसी को आप नाम क्या देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। असल में पता है खुशी जो आर्ट्स वाले हैं और कॉमर्स वाले हैं उनको नहीं हो रही है, खुशी हो रही है साइंस वालों को। और साइंस वालों को खुशी क्या हो रही है कि यार भाई साहब ये साइंस में भी कई बार समझ नहीं आता था, वो आज समझ में आ रहा है ना भाई। जो 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 नॉन साइंस वाले विद्यार्थी हैं उनको तो खुशी है कि चलो कुछ सीख लिया। असल में खुशी उनको ज्यादा हो रही है जो साइंस वाले हुआ करते थे कि यार ये सब चीजें हम लोग कटा दिया करते थे या छोड़ दिया, छोड़ो यार ये सब भारी मामला है, लेकिन ये बात समझ में आ रही है ना। अरे ये बहुत ही हल्की चीज है। असल में पता है क्या होता है बच्चों, हम हमारा सबका एक ही अनुभव है, आपका भी मेरा भी, हमें हर वो सब्जेक्ट दुश्मन लगा जिसे पढ़ाने के लिए टीचर नहीं मिला। और आप लोगों ने एक, अगर मेरे साथ में जो बच्चे साल भर से पढ़ रहे हैं, और बाय गॉड ग्रेस मैंने हर सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में और बहुत अंदर तक घुस के पढ़ाया है, मेरा एक ही प्रयास आप सबके लिए रहा कि मैं समझ विकसित कर दूं, पढ़ तो आप खुद भी लेंगे। अगर सब्जेक्ट में किसी बच्चे का इंटरेस्ट पैदा कर दिया जाए ना, तो फिर वो बच्चा उस टीचर को जिंदगी भर याद रखता है। मतलब कि सर आपकी वजह से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया, अब तो हम तथ्य जोड़ ही लेंगे, है ना। और मेरा प्रयास हर सब्जेक्ट के लिए यही रहा कि हाँ अब ये लास्ट सब्जेक्ट है हमारे फाउंडेशन बैच का, ठीक है ना। हाँ तो अब आप लोगों का एक इंटरेस्ट विकसित हो गया ना, तो फिर आप भी आगे चल के खुद से कोई किताब उठा के कभी पढ़ दिए तो फिर काम हो जाएगा। टीचर का यही काम होता है, अगर टीचर हमें किसी सब्जेक्ट का अच्छा मिल गया तो हमें सब समझ में आ गया, सब्जेक्ट अच्छा लगने लग गया, और टीचर ही गड़बड़ कर दिया तो फिर कांड हो जाता है। हाँ जी, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। अब ये क्या है, अब देखिए आपने नाप तो थीटा में लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क बोले तो इसको हिंदी में बोलते हैं चाप की लंबाई। चाप समझते हैं, चाप का मतलब वो देखते हो कभी प्रकार लिए और यूं खींच दिए। बचपन में आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो जब वो अपने पास नहीं होता था कंपास वाला प्रकार, जो नहीं होता था अपने पास में, उंगली में पेंसिल फंसा करके भी अगर आपने बचपन में आर्क बनाई है तो आपको याद होगा कि अपन उंगली में भी पेंसिल फंसा के आर्क बनाया करते थे, यूं करके धार से कि ये देखो बन गई चाप, फिर पूरा पूरा घुमा करके बना दी पूरी सर्कल के, बोलो लो भाई हो गया। याद है चाप बनाया है आप लोगों ने? हाँ, तो जितना बेटा वो दूरी नापा ना उसको नाप दिए अपॉन रेडियस। रेडियस बोले तो उस बिंदु से लेकर के चाप के बीच की दूरी, जो कि सभी जगह समान रहती है प्रकार से स्कूल में। और आप में से कुछ शरारती तत्व भी रहे होंगे कि वो उस प्रकार को बहुत सारे लोगों की मतलब नीचे रख दिए होंगे। हाँ जी, तो ऐसी स्थिति में क्या है, केंद्र से लेकर के चाप के बीच की दूरी जो है ना वो रेडियस है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में रेडियस क्या है, तो भैया न्यूनतम दूरी केंद्र से लेकर के चाप की, तो यहां पर लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट आप देखे थे अभी, यानी लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल के अंदर का जो अंतर है उसी को हमने एंगुलर वेलोसिटी कहा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी विस्थापन की दर ही तो वेलोसिटी थी, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट था। अब हमने क्या कह दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज है वो वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, इट इज जनरली डिनोटेड बाय, हाँ भाई इसको लिख के बोलो क्या बोलते हैं साइंस वालों, ओमेगा, ठीक है ना। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। तो कुछ नहीं है, जैसे आप वेग में लिखते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, ऐसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में यानी कि कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाती है। कुछ भी याद नहीं करना इसमें, क्लियर हो गया। तो ये सारी सिंपल सी बातें थी। अब आ जाओ मुद्दे के ऊपर, इसमें कोई सवाल नहीं आता है। इवन साइंस वाले बच्चे भी इसको इतना ही अवेयर रहे कि कोणीय विस्थापन की दर को नापने का तरीका क्या होता है, सूत्र क्या होता है, यूनिट याद कर लेना, बाकी कुछ याद नहीं करना इसके अंदर, ठीक है। तो मुद्दे की बात हम समझ गए, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या है, इधर सुनिए। फर्स्ट लॉ, सर हम पहले भी निठल्ले थे, आज भी निठल्ले हैं, भविष्य में भी निठल्ले रहेंगे। हाँ जी साथियों, तो भाई साहब इसको पढ़िए, फिर हम इस बात को भी समझते हैं। क्या है,
A body continued in its state of rest of uniform motion in a straight line unless an external force act on it. ये असल में स्टूडेंट लॉ है, हम जैसे थे वैसे रहेंगे। वो अपने हिंदी सिनेमा के अंदर इसके ऊपर मतलब गाने भी बने हुए हैं, हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, क्योंकि वो न्यूटन का लॉ पढ़ लिए थे, जो स्क्रिप्ट राइटर थे वो न्यूटन लॉ पढ़ लिए थे, गाना बना दिया, हम तो भाई जैसे हैं। असल में न्यूटन जिंदा होता तो उनसे फिर वो मांग लेता कि भैया 2 कॉपीराइट का उल्लंघन कर दिए हो, है ना। मतलब क्या हो गया, तो भाई हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो भैया तुम कुछ अनोखा नहीं कह रहे हो, तुम न्यूटन का फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हो। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इनर्शिया। गुरुजी हमें बहुत आलस आता है किस चीज को करने में, खुद से पेन चलाने में। आप में से पता है बहुत सारे बच्चे मैथ में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और होता क्या है मैथ में जो सबसे बड़ी दुश्मन है बेचारा टीचर एक ही बात कहता रहता है पूरे टाइम, अरे भाई पेन चला लो, अरे भाई पेन चला लो। इंटेलिजेंट बहुत है आप, पेन नहीं चलाना है, सवाल को हवा में ही सॉल्व कर देना है। हमारी बेटी भी क्या करती है, मैथ का टेस्ट देगी, टेस्ट देते समय उसको खोल के बैठ जाएगी आईपैड को और बैठ जाएगी, अब टेस्ट के क्वेश्चंस को हवा में ही सॉल्व करेगी। हमने कहा बेटा अभी तो चल गया है, लेकिन जब ये मैथ तुम्हें हवा में उड़ाएगी ना, फिर तुम रोते हुए हमारे पास मत आना। रीजन क्या है ना, ये इनर्शिया है आपका, आपका जड़त्व है, आपके अंदर का आलस है जो पेन नहीं चलाने दे रहा है ना। तो भैया बात ये है, इट्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व है, जिद है आपकी, हिलना नहीं है, आलस है जी। असल में इसे मतलब न्यूटन अगर इंडिया का हुआ होता तो वो कहता कि आलस का नियम, इसको वो जड़त्व का नियम नहीं बोलता, इसे बोलता आलस्य का नियम, आलस्य का नियम। अगर कोई आलसी आदमी है तो वो आलस में ही रहना चाहेगा, ठीक है ना। हाँ जी, इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय virtue of which it is opposed any change in its state of rest of uniform motion in a straight line। अच्छा कई बार ऐसा नहीं होता है, जैसे आप लोग ना, मैं आपको ये पूरा नियम अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग बहुत बार से एक गंदी चादर है ना, उस पर पड़े हुए हैं, घर वाले कह रहे हैं चादर सही तो कर ले। अच्छा अगर अपन किसी दूसरे के कमरे में जाएंगे ना तो वो चादर बहुत गंदी लगेगी कि यार कैसी चादर पे रहता है ये। और विद्यार्थी जीवन में, और विशेष रूप से अभी तो क्या बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रूम्स में नहीं रह रहे हैं, अभी तो पेरेंट्स के साथ ही होंगे अधिकांश, लेकिन जो बच्चे रेंटेड हाउस में रहते हैं, अगर बाहर रह के तैयारी करते हैं, बहुत सारों के साथ ये होता है। पता चल रहा है कि एक कप है जो 2 दिन पहले चाय सर्व किया था, अभी भी वो लुढ़का हुआ पड़ा है, चाय बड़ी सुगंधित तरीके से फैली पड़ी है, थोड़ी सी बची हुई साइड में, डले रहो। ऐसा थोड़ी कि हम मतलब हमें फील आ रहा है उसमें, नहीं, जैसे है वैसे ही रहेंगे। ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, हम चेंज नहीं करना चाहते, बुरा लगता है। कई बार आप थके हुए हैं फिर भी आप सब बैठ जाओ यार, ठीक है ना यार, खड़े अच्छे हैं, बिना समझे अनकॉन्शियसली हम बोल रहे हैं। तो न्यूटन ने इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लगाई, न्यूटन ने इंसान का अध्ययन किया और उसने ये पकड़ा कि इंसान जो है वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। उसको श्राप है कि तुम जैसे हो बेटा वैसे ही रहोगे, तथास्तु। हमारे वो क्या है मैं बताऊं आपको, न्यूटन जो है ना वो अपनी माइथोलॉजिकल कहानियों को बड़ा सीरियसली देखा करता था। रामायण महाभारत जो होते हैं ना, इसमें भगवान एक आशीर्वाद दिया करते थे, तथास्तु, जैसा चाहते हो वैसा हो जाए, जैसे हो वैसे रहो। तो भैया वो न्यूटन समझ गया इस बात को कि बेटा इनके साथ लफड़ा है सबके साथ में, तो वो इसी को भैया इनर्शिया नाम दे दिया, अदरवाइज उसका नाम होता आलस्य का नियम। हमारे भैया पौराणिक काल से चला आ रहा है, न्यूटन कुछ नया नाम थोड़ी खोज दिया था। अर्थ क्या है, जो जैसा है वैसा रहेगा, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। अब हाँ, इसके प्रयोग बड़े गदर बन गए। बोले कैसे, बोले अच्छा इसके प्रयोग कैसे बन गए। अगर किसी को आपने उसके आलस से तोड़ दिया, लेट से कोई व्यक्ति है वो अपने आलस में ही, जैसे मान लीजिएगा आप बढ़िया से बस में बैठे हुए जा रहे थे, आप जो है बस में बैठ करके तसल्ली से जा रहे थे, अचानक बस वाले ने ब्रेक मारा, आप तो बस के साथ गति कर रहे थे, आपका शरीर भी बस के साथ गति कर रहा था, बस वाले ने ब्रेक मारा यानी आपके जाते हुए रास्ते को रोका, क्योंकि आप जैसे थे वैसे रहना चाहते थे, आप गति में थे, गति में ही रहना चाहते थे, लेकिन आप नहीं रुके, और नहीं रखे तो 2 दांत तुड़वा लिए धार से अगली सीट पे आपका पड़ा शरीर जाकर के। क्यों, अरे हमें तो गति में रहना था, तुम क्या ब्रेक लगा दिए। मतलब समझ में आ रहा है। सवाल पूछा जाता है कई बार चलती हुई बस में ब्रेक लगाने पर सवारियां आगे की तरफ खिंचती हैं, कारण बताएं। आंसर है जड़त्व का नियम। क्यों, बस रुक गई है, हम थोड़ी रुके हैं, हम तो भैया गति में ही हैं, प्रैक्टिकल है, हम फुल गति में हैं। बोले अच्छा बेटा मतलब तुम गति में, बोले और नहीं तो क्या, हम तभी तो नाक तुड़वा लिए। अच्छा फिर सर, हमने कहा अच्छा। कई बार होता है कि आप में से बहुत सारे कलाकार कई बार बाइक पर बैठ जाते हैं, देखा होगा। अगर आप में से कुछ ऐसे भी हमारी क्लास में नादान परिंदे होंगे, बाइक पे पीछे बैठ तो गए लेकिन आगे वाले भाई साहब को पकड़ना भूल गए, और आगे वाले भाई साहब भी कलाकार थे, आपको बिना बताए वो एकदम क्लच छोड़ दिए, वो क्लच छोड़े, पता चले ड्राइवर महाशय सहित पीछे बैठे वाले व्यक्ति भी आराम गति को प्राप्त हो गए, धार से पीछे चले गए, कुछ नहीं हुआ है, जड़त्व का नियम है जी। वो बैठे थे, बाइक आगे चल दी है, वो तो बैठे ही रहना चाहते थे, इसलिए पीछे गिर गए हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, बाइक आगे है और वो पीछे लटक गए हैं, कुछ नहीं हुआ है, ये जड़त्व का ही नियम है। क्या आपको बात समझ में आ रही है। कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ क्या है कि जड़त्व जो है वो अगर आराम में आदमी बैठा है तो आराम में रहना चाहता है, नहीं चाहते यार बाइक पे बैठ करके आगे चलना, क्यों जाए। कई बार पूछा जाता है, कई बार ट्रेन में बैठे होते हैं, ट्रेन में कई बार जैसे वो कई अपनी क्लास में से भी तो होंगे ना, कि अपनी क्लास में क्या है कि अपन स्पेस एक्स की न्यूज तो बहुत सारी पढ़ाते हैं, है ना, तो न्यूज तो अपन भारतवर्ष की खूब सारी पढ़ाते हैं, आए दिन अपन स्पेस के बारे में नॉलेज दे रहे होते हैं, लेकिन अपना बच्चा पढ़ करके एनटीपीसी के थ्रू ड्राइवर बन गया। अब ड्राइवर बन गया, वो ट्रेन में बैठा हुआ है, अब उसने भाई क्लच एकदम छोड़ दी धार से, पूरी सवारियां पीछे जाके पड़ी धार से। ट्रेन में आपने बहुत बार देखा होगा कि ट्रेन जब एकदम छूटती है तो भाई साहब कुछ लोगों के खोपड़े पीछे बचते हैं, वो तो आराम से बैठे हुए हैं, पट से पीछे जाकर पड़ते हैं। रीजन, वो स्पेस की थॉट में था, उसने कहा चलो अभी आज किसी को यहीं से टेक ऑफ कराते हैं, तो वो भाई पता नहीं था पटरी पे है वो गाड़ी, भाई वो टेक ऑफ के चक्कर में सिर्फ फोड़ दिया। अगेन आप जड़त्व में थे, हर जो चीज जिस स्थिति में है वो वहीं रहना चाहती है, उसका वही आलस उसे उस स्थिति में बनाए रखने की मदद करता है। यही न्यूटन का पहला नियम है। उम्मीद है सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। आप अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं, आपके अंदर। अब इसको चलो हम थोड़ा फिलोसॉफिकल बना देते हैं। फिलोसॉफिकल क्यों बना देते हैं, क्योंकि हमको समझना जरूरी है ना कि लाइफ में क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके नियम लाइफ में भी बहुत ज्यादा जड़त्व का ही नियम होता है। इसको थोड़ा फिलोसॉफिकल ले लेते हैं। वो जड़त्व का ही नियम है जो आपको मेहनत करने से रोक रहा है।
आपको लेट नाइट जगने से रोक रहा है, जल्दी उठने से रोक रहा है, क्योंकि आपका जो कंफर्ट है ना वो आपसे कह रहा है कि अरे यार थोड़ा और सो लेना यार। लेकिन वही कंफर्ट आपका दुश्मन है। वो जरा तो तोड़िए, आप गतिमान हो जाएंगे, कुछ तो होगा, अवश्य होगा, आपकी स्थिति में स्वतः ही परिवर्तन हो जाएगा। तो जो भी चीजें आपको रोक रही हैं उससे बाहर निकलने के लिए आपकी मेहनत तो लगती है बॉस, हर जगह मेहनत लगती है, वही है असली एनर्जी जो लाइफ में लगती है, ठीक है ना। तो ये मोटिवेशन भी है, ठीक है ना। तो ये उठो जागो तब तक मत रुको जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लो, ये इसीलिए विवेकानंद जी का स्टेटमेंट था। चलिए दूसरी तरफ देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगले नियम की तरफ। ये क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। न्यूटन के गति के पहले और नियम के मुख्य कारक क्या है, तो ये हम पूरा अच्छे से समझा दिए। इनर्शिया ऑफ मोशन, जो गति में है वो गति में चलता रहेगा। इधर देखिए, जब आराम से बस या ट्रेन शुरू होती है तो अचानक चलने से बैठे हुए आराम, ये हमने बता दिया आपको। धूल के कण एक कारपेट से निकलते हैं, जब इसे विराम की जड़ता के कारण छड़ी से पीटा जाता है। धार 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 छड़ से पीट रहे हैं तो मिट्टी क्यों उड़ती है? इसी कारण से उड़ती है, क्योंकि आप पीट रहे हैं, वो बाहर नहीं निकलना चाह रहे, वो बाहर निकल के तैरना शुरू कर दिए। तेजी से चलती बस या ट्रेन से कूदने वाला एक यात्री आगे की दिशा में कूदने और विराम की जड़ता के कारण कुछ देर के लिए आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। भाई साहब, एक बार क्या हुआ, हम दिल्ली जा रहे थे, खुद की बात बताएं, हम दिल्ली में कहीं किसी कोचिंग में पढ़ाया करते थे, तो हमको क्या हमेशा से टाइम का क्राइसिस रहा है। यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, वहां भी पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत करते रहे हैं हमेशा से, आज भी 11-11 क्लास खींच देते हैं दिन भर में ना। तो अब भैया हम टाइम को लेकर के कई बार, हालांकि जो नहीं करना चाहिए, भारी शरीर हम कर दिए क्या। ट्रेन जो थी वो किसी प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली नहीं थी, लेकिन दिल्ली में ऐसा होता है कि ट्रेन जब चल रही होती है, किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकने वाली होती है, तो वहां पर बहुत धीरे धीरे क्रॉस हो रही होती है ना, धीरे धीरे क्रॉस हो रही होती है। और मैंने देखा कि भाई इसमें से सवारियां बहुत अच्छे से उतर उतर के चल रही हैं तो उतर उतर के सब सवारियां बहुत अच्छे से उतर उतर के चल रही हैं, कोई बात नहीं, उतर जानी है चलते प्लेटफॉर्म पे। अब भैया अपन में भी फुल टसन आ गया, क्यों? क्योंकि शरीर दिखता नहीं है ना, कई बार जब उमंग दिमाग में होती है तो आदमी देखना भूल जाता है कि बेटा तुम पलट जाओगे, लेकिन उतर गए साहब। तो हमने क्या किया, हम पूरा फिजिक्स पढ़े हुए थे कि चलती ट्रेन से अगर उतरना है तो ट्रेन की दिशा में दौड़िए, ताकि शरीर भी गति में है, ट्रेन भी गति में है, तो उसी दिशा में अगर आप दौड़ते रहेंगे तो गिरेंगे नहीं। अदरवाइज ये होता है कि ट्रेन जिस दिशा में चल रही है, अगर आप उसके उल्टे में उतरेंगे तो शरीर तो गति में है आपका, तो आप पलट जाएंगे। तो कहते हैं ना कि जिस तरफ आप चल रहे हैं उसी तरफ मुंह करके चल दीजिए। हम नियम सारा पढ़ बैठे थे, हमने कहा ओके डन है, हमने प्लेटफॉर्म पर पांव रखे और भैया ट्रेन की चलती दिशा में उतर गए। लेकिन ट्रेन हमको इतना तेज स्पीड दे रखी थी ऑलरेडी कि हमें कल्पना नहीं थी कि हमारे शरीर को इतना तेज दौड़ना पड़ेगा। हम अपनी औकात से तेज दौड़ दिए और भैया मुंह के बल जाके आगे गिरे। क्यों? क्योंकि वो हमको पता ही नहीं था कि शरीर इतना तेज भी दौड़ना चाहिए। तो जो हमें गति मिली थी चलते रहने की, वो गति बहुत तेज थी और हम जो पैर उठाए वो बहुत कम थे। तब हम एकदम रॉकेट की तरह जाकर के एकदम लम्बलेट लगा दिया आगे जाकर, समझे? तो अगर आप सही दिशा में उतर भी रहे हैं तो भी गिरेंगे। अगर गति में परिवर्तन हो गया है, आपका शरीर गति ज्यादा लेकर के आ रहा है ट्रेन से, आपके पैर उतना तेज नहीं दौड़ रहे हैं, तो नाप दिए जाओगे और हम गिर गए, कपड़े फट गए हमारे, बच गए बस। क्लियर है? तो भैया बात ये है कि ये जड़ता के नियम है, जड़ता के नियम ने हमारे भी एक बार अच्छे से जड़ दिया था। तो ये बात जो है, हाँ, तो ये सारी चीजें हैं तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन है जो हम आपको बता दिए। क्लियर है? हाँ जी। तो यहां से आगे की जो कहानी है, ये आपको मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम क्या है ये हम इसको अलग से सिखाने के मूड में थे। एक बार पढ़ के देख लीजिए क्या है, अगर यहां से समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो न्यूटन के लॉ के साथ ही दूसरा नियम पढ़ाएंगे। हाँ जी सर, लेट नाइट तो होता है, 4 AM से कैसे उठें? हाँ, ये अलग सवाल है, इसमें न्यूटन ने नहीं कहा इसके बारे में कोई आंसर। आरपीएससी आरएएस के लिए कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन सी बुक? बेटा उसके लिए कोई चैनल हमारे पास नहीं है, करेंगे कुछ ऐसा। हाँ बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल होता है भाई, ये बिल्कुल होता है। आज करंट अफेयर की क्लास क्यों नहीं ली यार? उस समय रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था, तो हम सोच रहे थे कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को काफी उससे किया जाए, है ना। हाँ जी ठीक है। द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी, यानी कि m.v। mv ये क्या है तो मेरे प्यारे साथियों, अब चूंकि यहां पर मास और वेलोसिटी का मूवमेंट है, इसे ही आप संवेग कहते हैं। संवेग क्या है तो मास के साथ वेलोसिटी का गुणा। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रिमेन कंजर्व्ड इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। Rocket propulsion and engine of jet aeroplane work on the principle of conservation of linear momentum. In rocket, ejection gas exert a forward force which help in acceleration of the rocket upward. मतलब क्या है? आप लोगों ने बहुत बार रॉकेट ऊपर उठता देखा होगा। रॉकेट के पीछे जो आग लगी होती है, वो आग क्या करती है? वो पीछे की तरफ बाहर धुआं निकालती है और जो है वो ऊपर की तरफ रॉकेट को आगे बढ़ा देती है। हाँ जी, एक बच्चा पागल हो गया है, वो आपसे बार बार पूछ रहा है मिल्खा क्यों बन रहे थे। हाँ हाँ बेटा, उसको लगा है कि यही एक पंच लाइन है जो उससे बन पाई है, उसने पंच क्रिएट किया है, उसके लिए भी हम सम्मान कर रहे हैं, उसने मेहनत से पंच बनाया है। बहुत सही बेटा, बहुत सही पूछ रहे हो आप। पंच अच्छा है, बहुत शानदार शानदार। यूजलेस हो गया कोई नहीं, लोड मत लो बेटा, ठीक है। तो भैया बात ये है कि ये जो रॉकेट है ना, तो ये रॉकेट जो है ये अपने पीछे जो धुआं निकाला, तो भैया जो धुआं निकाला असल में वो अपोजिट दिशा में इसको तुरंत तोड़ने के लिए निकाला। मतलब आप सोचिए ना कि रॉकेट पीछे जो गैस छोड़ रहा है वो क्यों छोड़ रहा है? उस इनर्शिया को खत्म करने के लिए। कौन से इनर्शिया को? जो रॉकेट स्टैटिक तरीके से खड़ा हुआ है उसे आसमान में कैसे भेजा जाए, तो उसने उसके इनर्शिया को तोड़ा। तोड़ने के लिए उसने अपोजिट दिशा में बल लगाया ताकि आप आगे जा सके। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने कभी स्विमिंग की हो तो स्विमिंग के पूल में यह होता है कि अगर आप किसी भी वॉल के ऊपर खुद से प्रेशर देंगे तो आप अपोजिट दिशा में पड़ेंगे। और स्विमिंग नहीं, बेसिक नियम भी है, आप दीवार को झटका मारिए, आप दूसरी दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, इसी मोमेंटम से आप आगे बढ़ते हैं। जो अपन बो एंड एरो का यूज करते हैं, यानी कि तीर कमान का यूज करते हैं, उसमें भी यही होता है कि हम एरो को इसलिए पीछे खींच रहे होते हैं ताकि हम उसकी वजह से जितना हम पीछे खींचे वो उतना आगे बढ़ सकेगा, है ना। तो ये भी मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम फर्दर आपसे आगे चल के बात करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही।
और आपसे आगे चल के बातचीत की जाएगी। आज के लिए इतना ही। और अभी 7:30 बजे जो किसान आंदोलन हुआ है उसके ऊपर हम एक इशू लेकर के आपके सामने हाजिर हो रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। फिर मुलाकात करते हैं आप सभी से। किसी को कोई भी दिक्कत हो, हाँ, यूपीएससी चैनल पर हम करने वाले हैं, यूपीएससी चैनल पर हम करने वाले हैं, ठीक है? हम उसका लिंक शेयर कर देते हैं, चिंता मत करिए। सोहराब खान वो सॉन्ग सुना दें। जिम जाता हूं, बाद में देख सकता हूं क्या यूपीएससी वाला चैनल? जतिन बिल्कुल भैया, 7:30 बजे करेंगे, लोड ही मत लो।